हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स पार्ट ए के अंदर हम कहाँ पे आ चुके हैं, तो सिलेबस मेरे सामने है और आज मैं आपको कराऊंगी डायरेक्टिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग तक मैंने आप लोगों को करा दिया है और उसके बाद हमारा डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, 4 टॉपिक हमारे रहते हैं। आज हम डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बचेगा बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। तो 2 वीडियो हम इस पर रख लेंगे, एक बिजनेस फाइनेंस पर और एक हमारा मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स पर। तो इसी के साथ ही फिर आपका पार्ट ए है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोई टॉपिक अगर पार्ट ए में बच्चा हो, आई थिंक अभी मेरे अकॉर्डिंग तो शायद अभी नहीं बचा है। मैंने स्टाफिंग तक ये आपका, हाँ स्टाफिंग तक शायद मैंने लास्ट जो वीडियो कराया था स्टाफिंग तक मैंने आपको करा दिया था। फिर भी अगर कुछ बचा हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्टिंग की। और देखिए डायरेक्टिंग के अंदर ही आपका क्या है, डायरेक्टिंग के अंदर आपका है मोटिवेशन और लीडरशिप। तो मोटिवेशन और लीडरशिप की ना ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोज है, तो आप वे वीडियो देख लेना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ क्योंकि पहले से ही है तो उनको आप चेक कर लेना। उसमें बेसिकली आपको मोटिवेशन की जो थ्योरीज है और लीडरशिप की जो थ्योरीज है, क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। तो वे थ्योरी चेक कर लेना। नेम प्लस में किसने दी है। ठीक है, तो ऑथर के जो नेम है, जैसे आपकी नीड हियर की थ्योरी है, मास्लो ने दी है। तो एक्स एंड वाई थ्योरी है, ये किसने दी है। तो ये आप जरूर करके जाना। मेरी जो पिछले वीडियो उनको देख लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, स्टेट की प्लेलिस्ट होगी। एक बार मैं और चेक करके या फिर मैं अपडेट कर दूंगी तो आप मेरे को बता देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताऊं तो एलिमेंट आपसे पूछ सकते हैं, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो भी जो डायरेक्टिंग है उसके एलिमेंट है, उसके अंदर हमारा क्या क्या आएगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है जो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, एमसीक्यू आपका बनेगा, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एलिमेंट हमारे क्या क्या है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और फोर्थ हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। तो ये हमारे फोर्थ क्या है, कम्युनिकेशन। तो 4 बेसिकली हमारे क्या है, एलिमेंट है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू आपका कैसे बन सकता है, 3 एलिमेंट आपको दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि भाई एक कौन सा वो बताइए, या फिर आपके 4 के 4 एलिमेंट दे दिए जाए। और कैसे भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये चारों आपके एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है या नहीं है। ठीक है, या फिर एक अदर एलिमेंट दे दे, 3 तो सेम दे दिए, सुपरविजन दे दिया, मोटिवेशन दे दिया, लीडरशिप दे दिया। एक आपका कुछ अलग से दे दिया, अलग से क्या दे दिया, जैसे ऑर्गेनाइजिंग दे दिया। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से डायरेक्टिंग का एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करती हूँ तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, जो पीपल है, जो वर्कर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल है उनको क्या करना, इंस्ट्रक्शन उनको देना, उनको डायरेक्शन देना, गाइडेंस देना, ताकि वे जो उनको काम दिया गया है उसको बेटर वे में क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो भी हमारी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो वही हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में मैंने आपको एलिमेंट बता दिए। अब अगर हम बात करते हैं सुपरविजन की, ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सुपरविजन। तो भाई सुपरविजन बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, सुपरविजन का आप सभी को पता ही है। सुपरविजन का मतलब क्या है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग दम प्रॉपरली। जो हमारे सबऑर्डिनेट है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई जो वे काम कर रहे हैं ना उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो काम वे कर रहे हैं ना उसकी प्रोग्रेस को। ठीक है भाई, जैसे हमने काम, जैसे टीचर ने कोई काम दे दिया तो फिर मॉनिटर करना, ऐसे चेक करना कि भी हाँ किसने कितना काम किया, तो वो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सुपरविजन हम कर रहे हैं। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सुपरविजन। ठीक है, तो सुपरविजन का फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम जो कंट्रोल है वो कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा होगा। ठीक है, डिसिप्लिन हमारा मेंटेन होगा, फीडबैक हमें मिलेगी। सुपरविजन कर रही हूँ मैं, किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, उसको ने फीडबैक देनी तो मेरे को बताएगा कि भी नहीं मैम ऐसे नहीं ऐसे, या फिर ये रिस्पॉन्स है मेरा। ठीक है, और मैं भी सुपरविजन करने का मतलब क्या कि भी वर्कर है उनको चेक करें कि वे कैसे काम करें, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो कहीं पे लगेगा कि भी वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा, तो हम उसको बताएंगे कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे यूज करना है। तो ये सब आप कर लोगे फंक्शन की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन मैंने आपको बता दिया, जो मेरी पुरानी वीडियो वहां पे देखना, और लीडरशिप। ठीक है, और अगर इन केस, वैसे तो है शायद जितना मुझे याद है, मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरी आपको मिलेगी। इन केस अगर 1% नहीं भी होगी तो फिर मैं बाद में मोटिवेशन और लीडरशिप की अलग से आपको ये थ्योरी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है,
अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ये मोटिवेशन, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। उसके बाद हम करेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हम कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि भाई जब एक आदमी अपने विचार, ठीक है, अपने विचार जब किसी दूसरे पर्सन के सामने व्यक्त करता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज अमंग द पर्सन एंड क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग। तो सिर्फ हमें जो आइडियाज है, जो विचार है, उसको व्यक्त ही नहीं करना, वो अंडरस्टैंड भी होने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे ये जो लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ, डायरेक्टिंग मैं आपको समझा रही हूँ, या भी मैं कम्युनिकेशन आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो रहा है, ठीक है, आपके और मेरे बीच में। तो यहाँ पे मेरा पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि भाई मुझे सिर्फ जो मुझे नॉलेज है वो आपको देनी है, जो नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, जो मैं आपको समझा रही हूँ, भाई वो आपको समझ में भी आना चाहिए। तो उसी को हम बेसिकली क्या कहेंगे, एक अच्छा कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें इस जो कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करती हूँ, तो दो तरह का कम्युनिकेशन हमारा होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल हम किसको कहेंगे, हम स्कूल में गए, ठीक है, टीचर्स के साथ है, वो हमारा क्या है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। वहीं पे इनफॉर्मल की अगर बात करती हूँ, जो हमारे फ्रेंड्स है, अब स्कूल कॉलेज के अंदर ही जो हमारे फ्रेंड्स है, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे, इट रेफर्स टू ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो भी ऑल ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल। कैसे भी, कोई भी आपको ऑर्डर मिला है, ठीक है, इसी के साथ ही इसमें आ जाएगा आपका कोई भी आपने अपील किया, नोट्स है, सर्कुलर है, एजेंडा है, तो ये सब, ठीक है, ऑफिशियली फॉर्म में अगर कम्युनिकेशन हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फॉर्मल। वहीं पे इनफॉर्मल की बात करती हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, अदर देन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो इसमें बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, वही जैसे हमने फ्रेंड्स के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। तो इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द रूमर्स और विस्पर्स। इसमें हमारी क्या भी अफवाहें ज्यादा फैलती है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ जो हमने बातचीत एक तरह से की है, वो किस में आ जाएगा, हमारा इनफॉर्मल, ठीक है। या फिर अनऑफिशियल, इनफॉर्मल को हम क्या बोल सकते हैं, अनऑफिशियल। अगर अनऑफिशियल हमारा कम्युनिकेशन होगा तो वो कैसा होगा, वो अनरिकॉर्डेड होगा, ठीक है, बहुत जल्दी हमारा फैल जाएगा। एक बात है, ठीक है, कोई भी बात हुई, छोटी सी बात है, एक तो उस छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में तुरंत फैल जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल। तो बेसिकली आपको टाइप्स याद रखने कम्युनिकेशन की दो है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करेंगे तो जो ऑफिशियल हमारा कम्युनिकेशन होगा उसको हम फॉर्मल कहेंगे। इनफॉर्मल की बात करेंगे तो अनऑफिशियल, ठीक है। तो वो हमारे किसके, तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आया आपका रूमर्स, भाई रूमर्स है, ये किस में आएगा, हमारा ये आएगा, किस में आएगा, हमारा इनफॉर्मल, ठीक है। स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, वो नहीं आएगा, RUMORS, ठीक है। इसी के साथ ही है फुसफुसाहट, ऐसे ही वो उसके कान में बात कह रहा है, वो उसके कान में कह रहा है, ठीक है। तो विस्पर्स, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, अनरिकॉर्डेड होगा, अनफॉर्मल, ठीक है। इनफॉर्मल है जो, वो अनरिकॉर्डेड होगा और फास्ट, वो जल्दी आपका फैल जाएगा। कोई भी बात आपको किसी को बतानी हो तो इसमें याद रख लेना। अब इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कई बार आपके बैरियर से भी क्वेश्चन आया है कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो बैरियर देखिए, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स कैसे होंगे, टाइप्स आपकी बैरियर्स की, और फिर आपको कोई भी एक ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि भी ये बैरियर किस टाइप में आएगा। तो फर्स्ट बैरियर हमारा सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है, सिमेंटिक बैरियर। दूसरा हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा पर्सनल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब देखिए, सिमेंटिक बैरियर हमारा किससे रिलेटेड है, याद रखना, लैंग्वेज से रिलेटेड है। अगर कोई भी लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो बैरियर किस में आएगा, सिमेंटिक। कैसे, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, भाई मैसेज आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने एक बेस्ट वे में आपने जो मैसेज है उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बैडली आपने, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। तो भी जब आपने मैसेज अच्छे से नहीं दिया तो समझ में क्या आएगा।
तो जैसे ऑप्शन कैसे मिलेगा, ऑप्शन ये दे दिया जाए, यही दे दिया जाए आपको, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, और फिर पूछ लिया जाएगा कि भी ये जो मैसेज है ये सिमेंटिक बैरियर में आएगा, साइकोलॉजिकल आएगा, पर्सनल आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल। तो ये किससे है, ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है। सिमेंटिक याद रखना लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी सिमेंटिक में आएगा हमारा ये। इसी तरह से सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, आपने सिंबल्स यूज कर दिए लेकिन उनका मीनिंग क्या है, अलग अलग मीनिंग है, कोई उसका मीनिंग और कुछ निकाल सकता है, या फिर जैसे एक सिंबल है भाई उसके भी अगर डिफरेंट मीनिंग है तो, ठीक है, तो वो भी किस में आ जाएगा आपका सिमेंटिक। इसी के साथ ही है फॉल्टी ट्रांसलेशन, आपने ट्रांसलेशन वो अच्छे से नहीं की। एक्सेसिव यूज ऑफ द टेक्निकल वर्ड्स, आपने जो टेक्निकल वर्ड्स है ना उनका ज्यादा यूज कर लिया, आप जो सामने वाला है अभी उसको उन टेक्निकल वर्ड्स के बारे में पता नहीं, तो फिर वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके सिमेंटिक। तो इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया बस। अगर आपको कोई भी बैरियर ऐसा लगता है कि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, अभी लैंग्वेज को समझने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, चाहे फिर वो लैंग्वेज ही इस वे में लिखी गई है जैसे टेक्निकल वर्ड का यूज कर दिया, मैसेज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया है, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, सिमेंटिक। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल अब आपके माइंड से रिलेटेड, ठीक है, कैसे, आपने प्री मैच्योर इवेल्युएशन, ठीक है, आपने पहले ही उसका इवेल्युएशन कर लिया कि भी हाँ ऐसे होगा, या मैं कहूँ कि भी मैसेज पूरा आपने सुना नहीं, सुनने से पहले ही आपने सोच लिया कि भी हाँ इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, तो वो हो गया कि भी जो अब हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो प्री मैच्योर इवेल्युएशन। लैक ऑफ अटेंशन, भी आपका ध्यान ही नहीं है, कोई बंदा आके कुछ बात बता रहा है, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान है ही नहीं, तो उसको कहेंगे लैक ऑफ अटेंशन, भी आपने अटेंशन नहीं दी, तो वो किस में आएगा, आपका साइकोलॉजिकल। इसी के साथ ही पुअर रिटेंशन, ठीक है, भी आपने उसको अच्छे से याद नहीं रखा, या फिर डिस्ट्रस्ट, या फिर आपको किसी पे विश्वास ही नहीं है, जो बंदा है उसने कोई मैसेज दिया और आप का उस पर विश्वास ही नहीं है, भैया मैं तो बोलते ना कि भी ये कुछ भी बोल दे लेकिन मेरे को इसकी बातों पे विश्वास नहीं है, ठीक है, ये ऐसे कुछ भी बोल देता है, तो वो ये किसके अंदर आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल। तो मैं एक बार फिर से ना रिपीट करती हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर ऐसे ही आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल के मैं बता देती हूँ, इसमें मैं लिख ही देती हूँ। तो इसमें मैंने क्या बताया था, फर्स्ट आपको प्री मैच्योर इवेल्युएशन, प्री मैच्योर आपने पहले ही उसका इवेल्युएशन कर दिया, ठीक है, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। और मैंने आपको बताया था इसमें लैक ऑफ अटेंशन, आपने ध्यान नहीं दिया, लैक ऑफ अटेंशन। एक मैंने आपको क्या बताया, डिस्ट्रस्ट, ये आपका विश्वास ही नहीं है, ठीक है, और एक मैंने इसके अंदर क्या बताया आपको, पुअर रिटेंशन। तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये बैरियर आ जाएंगे आपके साइकोलॉजिकल। अब आता है हमारा पर्सनल। अब देखिए पर्सनल बैरियर में हमारा क्या आएगा, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कि भाई यहाँ पे आपका पर्सनली है कि भाई जो अथॉरिटी है ना, कई बार क्या है कि भाई जैसे मेरे पास कोई आइडिया है लेकिन मैं अथॉरिटी को बताने में मेरे को डर लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पर्सनल, ठीक है। तो लिख सकते हो फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, तो किस में आ जाएगा आपका, पर्सनल। और पर्सनल में क्या आएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। और आ जाएगा इसके अंदर आपका अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, भाई इच्छा ही नहीं है। इच्छा कई बार कैसी नहीं होती कि भी कई बार हमें लगता है कि भी हम चाहे कैसा भी आइडिया लेके जाए, तो जो टॉप अथॉरिटी है ना वो हमें कोई रिवार्ड ही नहीं देती, या हमारा इतना अच्छा उनका रिस्पॉन्स नहीं रहता, तो फिर हमारी विलिंगनेस नहीं रहती, बाद में सोचते यार क्या फायदा, ठीक है, इनको बताओ या ना बताओ, करनी तो इनको मन की है, या फिर हमें कुछ रिवार्ड नहीं दे रहे तो कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम बोल सकते एक तरह से अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। और लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना वो इसमें आ जाएगा आपका लैक ऑफ, जो कई बार हमें प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलता तो फिर हम ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते कि भाई कुछ हम अपने आइडिया है वो टॉप अथॉरिटी को बताएं, ठीक है। और मैंने इसमें क्या बताया था आपको, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव प्लस से आपका अनविलिंगनेस टू, कई बार हमारी इच्छा नहीं होती कम्युनिकेट करने की, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ये ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। अब लास्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कैसे, इसमें आ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऐसी है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा आपका रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे बना दिए रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके बाद एक आ जाएगा आपका स्टेटस, एक आ जाएगा आपका स्टेटस, ठीक है।
स्टेटस से रिलेशनशिप एक तरह से स्टेटस में, ये याद करना ही इंपॉर्टेंट है। आपका केवी में ये 2023 में जो केवी का आपका एग्जाम हुआ था तो वहां से क्वेश्चन आया था, जो स्टेटस है ये किस में आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। जो स्टेटस है वो किस में आएगा आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में, इसको हाईलाइट कर लेना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो अब जो भी यहाँ पे बैरियर देना आपको वो देखना, थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना होगा कि भी ये लैंग्वेज से रिलेटेड है या फिर ये साइकोलॉजिकल है या फिर किसी का पर्सनल है ये, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसमें डालना है। इसको नोट कर लेना स्टेटस को, स्टेटस आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। अब इसमें है हाउ टू ओवरकम द बैरियर। अभी बैरियर, ये बैरियर है इतने सारे भी, इन पे इनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं एक तरह से, वही कम्युनिकेशन करने से पहले जो भी आइडिया अभी उसको क्लैरिफाई करो अच्छे से, भी जो भी आपको अपना आइडिया है वो दूसरे के सामने रखना है। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज के बारे में, ये जो बैरियर है ना ये कैसे हटेंगे, जैसे फर्स्ट हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है तो भाई हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें जो लैंग्वेज है अच्छे से यूज करना है, ज्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज नहीं करना, या फिर टेक्निकल वर्ड का तभी यूज करना है जब हमें ये पता है कि भाई सामने वाले बंदे को इन टेक्निकल वर्ड की नॉलेज है, तो ही हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे। तो बस ये जो कमी है ना, अब देख लो इनको कैसे सुधार सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल में क्या प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन है, तो भी ध्यान रखना है पहले पूरी बात सुननी है, उसके बाद ही हमें इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। अटेंशन, जैसे अब यहाँ पे बैरियर क्या था, लैक ऑफ अटेंशन, तो भाई इसको हम कैसे रिमूव करेंगे कि भाई हम जो भी सुने, जो भी मैसेज आया है तो हमें पूरा अटेंशन के साथ ध्यान से हमें उसको सुनना है। तो वही आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके हाउ टू ओवरकम द बैरियर, या फिर कम्युनिकेशन उसको इफेक्टिव कैसे बनाए, ठीक है। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे आपके जो मैंने बैरियर बताए ना, तो आप देख सकते हो गुड लिसनर आपको बनना है, ठीक है। अब उसके बाद अभी डायरेक्टिंग आपका हुआ, ठीक है। डायरेक्टिंग में था आपका इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल, और डायरेक्टिंग आपके गिवन है इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल, ठीक है। कम्युनिकेशन मैंने आपको प्रिंसिपल, और मैं बता देती हूँ आपको, मैंने ये बताया नहीं अभी, मैंने सिलेबस देखा, तो ये कुछ प्रिंसिपल है ना, इनको लिख लो, इनके हिसाब भी जाए तो आपको पता हो, क्योंकि कई बार वही है चार ऑप्शन होंगे और प्रिंसिपल लिख देंगे, बोल देंगे कौन सा है प्रिंसिपल डायरेक्टिंग का, कौन सा नहीं है। मैं आपको सारे यहाँ पे लिखवा देती हूँ फटाफट, आप भी नोट डाउन कर लेना। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। उसमें हमारा क्या क्या आएगा, उसमें आएगा आपका मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा क्या, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये टॉपिक आपका ना मेंशन है इसलिए इसको भी करा देती हूँ। उसके बाद आपका यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा कोई प्रॉपर मेंशन नहीं है कि भाई आपके इतने प्रिंसिपल होने चाहिए, ऐसे फिक्स नहीं है कुछ, ठीक है। ये है जो ये मैं आपको लिखा रही हूँ, इनको देख लो। फिर है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डायरेक्शन, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद है मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, ठीक है, दिखाई दे रहा जी, हाँ। उसके बाद है मैनेजरियल कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है लीडरशिप, और ठीक है एक आपका है लीडरशिप, ये में भी हो सकता है आपके ऊपर नीचे हो जाए प्रिंसिपल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, मैंने फिर भी मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं तो ये देख लेना आपका, ठीक है। लीडरशिप और है आपका फॉलो थ्रू, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल मैक्सिमम इंडिविजुअलाइजेशन कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग मैंने आपको बताया, हार्मनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड,
appropriateness of the direction technique, managerial communication, use of informal organization, leadership और follow through. ठीक है, थोरो. अब उसके बाद अब हम करेंगे, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. अब हम करेंगे कंट्रोलिंग. अब देखते हैं कंट्रोलिंग, क्योंकि डायरेक्टिंग के बाद आपका कंट्रोलिंग, इसमें हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग की. भी कंट्रोलिंग क्या है, मीनिंग, कंट्रोलिंग प्रोसेस और कंट्रोलिंग टेक्निक. तो ये हम आज की वीडियो में करेंगे. कंट्रोलिंग भी अब हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो चलिए फिर करते स्टार्ट कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है, देखिए भाई, हमने प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग हमने किया, ठीक है, उसके बाद फिर हमने डायरेक्टिंग की, स्टाफिंग हमने की, बहुत सारे काम किए. अब ये सब काम हमने क्यों किए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए. तो कंट्रोलिंग में बेसिकली अब हम ये चेक करेंगे कि भाई अब हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको कितना अचीव किया है. तो कंट्रोलिंग में हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमने एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस है, अब उसको हम जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड का मतलब कि जो हमने सेट किए थे कि भाई मेरा टारगेट है 10,000 यूनिट बनाने का. ठीक है, तो मैंने ये 10,000 यूनिट बनाने के लिए मैंने ये सारा काम किया, प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग किया, पीपल हायर किए, उनको लगाया, उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, उनको उनकी डायरेक्टिंग की, उनका सुपरविजन किया, उनको मोटिवेट किया, लीडरशिप उनको प्रोवाइड की, ये सब किया. और ये सब करने के बाद अब मैंने देखा एक्चुअल में क्या मैं 10,000 यूनिट है उसका प्रोडक्शन कर पाई या फिर नहीं कर पाई. तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है, कंट्रोलिंग आपकी एक प्रोसेस है जिसमें हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमारी डेविएशन है या नहीं है. ठीक है, और अगर है डेविएशन तो फिर उसको फाइंड आउट करना और उसको करेक्ट करना. तो कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में हम करेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. ये तो जो प्रोसेस है ना, यही मीनिंग है जो मैंने अभी आपको बताया. तो मेन अब इसमें क्या प्रोसेस, इसके स्टेप याद रखना. तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो. बेसिकली जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को. अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी इक्वल है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, नो डेविएशन. तो भी हमारा कोई भी डेविएशन हमारा नहीं निकल के आएगा. ठीक है, कैसे, मैंने सोचा था कि मैं 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगी, स्टैंडर्ड मैंने सोचा था 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगी और एक्चुअल में भी मैंने क्या किया, 10,000 यूनिट है उनको प्रोड्यूस कर लिया. तो अब हमारी यहाँ पे कोई भी डेविएशन है वो निकल के नहीं आई. तो इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देन देयर इज नो डेविएशन. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं है. अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मेन आपका इसमें क्या है, प्रोसेस, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलिंग भी क्या क्या स्टेप होंगे. तो सबसे पहले तो क्या होगा हमारा सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, जो हमारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको सेट करेंगे. कैसे, जैसे अभी हमने यहाँ पे सेट किए कि भाई 10,000 यूनिट है उसका प्रोडक्शन करना. ठीक है, 10,000 यूनिट है उसका प्रोडक्शन करना. तो भाई ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है सेट कर लिया, अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको सेट कर लिया. अब सेकंड मेरा क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल स्टैंडर्ड. सेकंड स्टेप होगा मेरा, अब मैं एक्चुअल जो मेरी स्टैंडर्ड है उसको मेजर करूंगी. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है उसको क्या करूंगी, मेजर. अब मैंने एक्चुअल में चेक किया तो भाई मेरा 10,000 यूनिट है, तो भाई ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं आया. इनकेस अगर मेरा जो एक्चुअल में है, ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब क्या, मैं चेक करूंगी कि भाई मेरा एक्चुअल में कितना हुआ. ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते, डेविएशन लेके आ जाते हैं. मैंने जो परफॉर्मेंस है सेट किया 10,000 यूनिट का मैं प्रोडक्शन करूंगी, लेकिन जब मैंने मेजरमेंट किया एक्चुअल स्टैंडर्ड तो एक्चुअल आया मेरा 8,000 यूनिट में बना पाई. तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंपेयर करना एक्चुअल को, एक्चुअल जो स्टैंडर्ड है उसको, जो मेरे एक्चुअल जो मेरी परफॉर्मेंस है. ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड में परफॉर्मेंस. ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड सेट किया. उसके बाद मैंने जो एक्चुअल मेरी परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया. अब मैं कंपेयर करूंगी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ. तो थर्ड स्टेप हो जाएगा मेरा कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. ठीक है, अब मैंने कर लिया. अब मैं यहाँ पे फिर क्या करूंगी, एनालाइजिंग द डेविएशन. अब जो डेविएशन आई है उसको एनालाइज करूंगी. कैसे, अब जैसे मैंने देखा कि भी मैंने स्टैंडर्ड तो फिक्स किया था 10,000 यूनिट का और एक्चुअल में मेरी परफॉर्मेंस आई है 8,000 और जब मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे मेरी डेविएशन निकली भाई 2,000 यूनिट की. ठीक है, तो अब मैं ये डेविएशन उसको क्या करूंगी, एनालिसिस. और फिर लास्ट मेरा स्टेप क्या होगा, फिफ्थ, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. अब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन लूंगी कि भाई हाँ मेरी परफॉर्मेंस है वो इतनी कम क्यों आई, जो 2,000 यूनिट मेरी कम आई है वो किस वजह से आई है,
और यहाँ पे उस वजह को, वो क्या रीजन है, उस रीजन को फिर मैं कोशिश करूंगी कि भाई आगे ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके स्टेप, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप है सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। सेकंड स्टेप थर्ड होगा फिर कंपेयर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए उसके साथ। कंपेयर आपने कर लिया, तो कंपेयर किया तो आपने देखा कि भाई 2000 की कमी आई है, 2000 यूनिट्स हमने कम प्रोडक्शन किया। तो अब मैं करूंगी एनालाइजिंग द डेविएशन, जो 2000 यूनिट है उसको अच्छे से एनालिसिस करूंगी कि भाई किस वजह से मेरा यहाँ पे जो डेविएशन है वो आया है, और उसके बाद में क्या करूंगी, करेक्टिव एक्शन है वो मैं लूंगी। ठीक है, तो ये होगा आपका क्या स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। उसके बाद आपकी कंट्रोलिंग टेक्निक। ठीक है, उसके बाद आपकी कंट्रोलिंग टेक्निक, तो एक बार हम कुछ कंट्रोलिंग टेक्निक भी देखते हैं और कुछ पॉइंट है वो भी मैं आपको अलग से बता देती हूँ। देखिए जो टेक्निक है ना हमारी कंट्रोलिंग की, दो तरह की हमारी टेक्निक थी। एक तो थी हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक और एक हमारी मॉडर्न टेक्निक। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टेक्निक में हम क्या करते थे, उसमें जनरली हमारा डायरेक्ट सुपरविजन, डायरेक्टली गए हम और हमने जो सुपरवाइज है उसको किया। तो ट्रेडिशनल हमारी टेक्निक के अंदर आ जाएगा आपका डायरेक्ट सुपरविजन, ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है वो तैयार करना। ठीक है, बजटरी कंट्रोल, ये सब आ जाएगा। बट अब हमारा क्या आ चुका, मॉडर्न टेक्निक हमारी आ चुकी है। ठीक है, मॉडर्न टेक्निक हमारी बिल्कुल रिसेंट हमारा ओरिजिन है, और इसके अंदर हमारे मॉडर्न टेक्निक के अंदर हमारे क्या क्या आएगा, मॉडर्न टेक्निक में आ जाएगा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपका नेटवर्क एनालिसिस है। नेटवर्क एनालिसिस में हमारा क्या आएगा, पर्ट और सीपीएम। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, और ये आपका प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये है, तो इन सब को हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, अच्छा और भी है इसमें, जैसे हमारा जीरो बेस बस्टिंग है। तो जो वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आप इसमें कीजिए जीरो बेस बस्टिंग। ठीक है, एक टेक्निक आपकी इंपॉर्टेंट है, जो जहां से भी क्वेश्चन आपके बार बार बने हैं स्टेट में नहीं, अदर एग्जाम में, तो ये मैं आपको करा देती हूँ। अब देखिए जीरो बेस बस्टिंग, जीरो बेस बस्टिंग। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, एक तरह से क्या है, कंट्रोल करने की हमारी टेक्निक है। ये जो मॉडर्न टेक्निक ऑफ बस्टिंग। ठीक है, इसमें हमारा बेसिकली क्या है, सबसे पहले इट वाज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएसए। तो फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था कहाँ पे, फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था यूएसए में, और कब, इन 1971। अगर पूछ भी लिया जाए तो मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है, हर टाइम जीरो बेस का मतलब क्या है कि भाई हर टाइम हम जब भी बजट बनाएंगे ना, तो बिल्कुल उसको स्क्रैच से बनाएंगे। हर टाइम हम क्या करेंगे, एक न्यू बजट बनाएंगे, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, जीरो बेस बस्टिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट आपका रेशियो एनालिसिस, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, रेशियो के थ्रू जो हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, एक आपकी टेक्निक है रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट रेशियो निकालते हैं ना, लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद सोल्वेंसी रेशियो, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और एक और था आपका एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो है। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, एक मॉडर्न टेक्निक है कंट्रोलिंग की। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं बेसिकली। लिक्विडिटी रेशियो हमें क्या बताता है, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो लिक्विडिटी रेशियो है ये किसको किसके बारे में बताएगा, लिक्विडिटी के बारे में, या मैं बोल सकती हूँ जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी है उसके बारे में। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो है ये डिटरमाइन करता है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, और जो सोल्वेंसी रेशियो है ये क्या, ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी है वो बताएगा। ठीक है, वही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये हमारी एनालिसिस करेगा प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो प्रॉफिट से रिलेटेड। एक्टिविटी रेशियो हम किसको कहेंगे, टर्नओवर रेशियो भी हम इसको बोलते हैं, एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो, ये हम किसको बोलते हैं, ये क्या करेगा, एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, भाई कितना जो हम ऑपरेशन हम करें, जो हमारा काम चल रहा, तो जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो आएगा, इसके अंदर हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी
एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है वो चेक करेगा कि कितनी एफिशिएंटली हम काम कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका किसमें, एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशियो के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, रेशियो एनालिसिस भी एक टेक्निक हुई। अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट है जो है वो आपका नेटवर्क टेक्निक, जो मैंने अभी बताया था। नेटवर्क टेक्निक के अंदर हम दो टेक्निक की बात करेंगे, PERT, PERT और CPM। देखिए, नेटवर्क टेक्निक, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे PERT की। एक तो फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी, क्या पता डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, PERT और CPM। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे PERT और CPM दो आपकी इंपोर्टेंट नेटवर्क टेक्निक है। तो फुल फॉर्म अब लिखते हैं। PERT की क्या होगी, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और CPM की होगी क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी आपको याद करनी। अब देखिए, ये बेसिकली दो टेक्निक है, इनको हम किस लिए यूज करते हैं, टू मिनिमाइज द टोटल टाइम और टोटल कॉस्ट टू रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टोटल ऑपरेशन। बेसिकली ये जो दोनों टेक्निक है इसका हम यूज क्यों करते हैं, टाइम को भी मिनिमाइज करने के लिए, टाइम को भी मिनिमाइज करना है हमें, और जो कॉस्ट है उसको भी हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा है, इस टेक्निक को हम क्यों यूज करते हैं, टू मिनिमाइज द टोटल टाइम, टोटल टाइम भी लिख सकते हो यहाँ पे, और टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल टाइम और जो टोटल कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए, जो हम अपना ऑपरेशन करेंगे, जो हम काम करेंगे, कि भी वो काम हमें इस तरह से करना है कि भाई हमारी कॉस्ट भी कम से कम आए और हमें टाइम भी कम से कम लगे। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो टेक्निक का यूज करते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है। बेसिकली PERT और CPM है, ये ज्यादातर हमारी कब यूज हम करते हैं, जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करेंगे अगर हम, ठीक है, या फिर कोई न्यू प्लांट है उसका हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कोई भी न्यू प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें बेसिकली हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है CPM और आपका PERT में। CPM क्या बोलता है आपका, क्रिटिकल पाथ मेथड आपका बोलता है कि ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये बोलता है कि जो ड्यूरेशन होगी ऑफ ईच एक्टिविटी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये बोलता है कि भाई जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो हमें कोई भी हम काम करेंगे तो भाई स्टेप बाय हमें करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्टिविटी है हमें वो करनी पड़ेगी, पहले एक एक्टिविटी की फिर दूसरी एक्टिविटी। तो CPM बोलता है कि भाई जो हर एक एक्टिविटी होगी ना, जो ड्यूरेशन होगी हर एक एक्टिविटी की, वो हमें क्या करनी है, कांस्टेंट हमें रखनी है। तो यहाँ पे मेन फोकस आपका होना चाहिए कांस्टेंट पे। ठीक है, मैंने क्या कहा, इन द CPM इट इज कंसिडर्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द ईच एक्टिविटी इज कांस्टेंट। इन द CPM मेन फोकस इज इन कॉस्ट। और यहाँ पे जो मेन फोकस होता है ना CPM में, जो यहाँ पे मेन फोकस होता है, मेन जो फोकस होगा वो किस पर होगा, कॉस्ट पर। ठीक है, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, जहां से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर आ भी गया तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भी CPM की बात हो रही है या फिर PERT की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक तो यहाँ पे हर एक एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है उसको कांस्टेंट रखने की बात की है। सेकंड, यहाँ पे CPM में जो मेन फोकस होगा वो किस पर होगा, कॉस्ट पर। ठीक है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताऊं तो इसमें क्या कहा, इसने कहा अ प्रोजेक्ट और अ प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एक्टिविटीज। CPM में हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको हम ब्रोकन कर लेंगे, उसको तोड़ लेंगे छोटी छोटी एक्टिविटीज में। ठीक है, विच आर अरेंज्ड इन अ टेक्नोलॉजिकल सीक्वेंस, और फिर उसको एक सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। द क्रिटिकल एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड, नाम इसका क्या, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल एक्टिविटी है ना उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मोर इंपोर्टेंस इज गिवन टू द कंपल्शन ऑफ द दीज क्रिटिकल, भाई जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है ना फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस हम उसको देंगे। तो CPM में देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
सीपीएम में क्या कहा है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड, और इसने कहा है कि भी क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर हम जो ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज कांस्टेंट, जो ड्यूरेशन होगी हर एक एक्टिविटी की वो कांस्टेंट है, और इसी के साथ ही सीपीएम में जो मेन फोकस होगा वो होगा हमारा कॉस्ट पर। और सीपीएम में हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोग्राम है, उसको छोटी छोटी स्मॉल एक्टिविटीज में हम ब्रोकन डाउन कर लेंगे, उसको तोड़ लेंगे, और उन एक्टिविटीज को फिर एक टेक्नोलॉजिकल सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे, और फिर उसको अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और जैसे हमने क्रिटिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर लिया तो अब हम जब काम करेंगे तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पर रहेगा, क्रिटिकल एक्टिविटीज पर। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंस है वो हम किसको देंगे, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है, ये बात करता है हमारा पर डे। सो बाय कंट्रोलिंग द टाइम ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटीज, टोटल टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ द जॉब्स आर मिनिमाइज। तो फिर क्रिटिकल एक्टिविटीज है उसको हमने अच्छे से एनालिसिस किया, और अब हम कंट्रोल, कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करके जो हम टाइम है उसको मिनिमाइज करेंगे, और इसी के साथ ही जो कॉस्ट ऑफ जॉब है उसको भी हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ये बोलता है आपका सीपीएम। उसके बाद आपका पर्ट। अब पर्ट में हमारा क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो पर्ट वॉज डेवलप्ड बाय, ठीक है, ये किसने डेवलप किया, तो कई सारे नाम है, देख लेना, बुज, एलन, ठीक है, नोट कर लेना, एंड हैमिल्टन, ठीक है, ये डेवलप किया गया था भाई। ये जो राइटर है इनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, बुज, ये है BOOZ, एलन और आपका हैमिल्टन, ठीक है, इसने इसको डेवलप किया था। और ये कैसे, ये टेक्निक आपकी यूज की गई थी इन द पोलारिस सबमरीन प्रोजेक्ट अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द US नेवी। ठीक है, इतना तो आएगा, याद रख लेना, वैसे इसको याद रखो। तो एक सबमरीन प्रोजेक्ट था, पोलारिस सबमरीन प्रोजेक्ट था, वहां पे USA की जो नेवी फोर्स है उसने इस टेक्निक को यूज किया था। अब इसमें देखिए, अब देखिए पर्ट में हम क्या बात करेंगे। अब ये बोलता है इन पर्ट अनसर्टेनिटी इन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी इज टेकन इनटू अकाउंट। वहां पे क्या था, हमने ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी है वो क्या रखी थी, कांस्टेंट, बट यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी। ठीक है, पर्ट में क्या है, इसको हटा दो। पर्ट में, पर्ट के अंदर क्या है, अनसर्टेनिटी इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज इज टेकन इनटू अकाउंट, अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी टेकन। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्टिविटीज हुई है उसकी जो ड्यूरेशन है भी, कितना टाइम लगा है, तो उसमें क्या, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, वहां पे कांस्टेंट थी, यहाँ पे बट क्या ड्यूरेशन में अनसर्टेनिटी है, तो भाई उसको हम क्या करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, उसको हम नोट करेंगे। एंड एस्टिमेट आर मेड अकॉर्डिंगली, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेशन करेंगे। इन पार्ट द फोकस इज ऑन टाइम, तो इंपोर्टेंट, यहाँ पे फोकस किस पर होगा, पर्ट में फोकस है किस पर, टाइम पर। वहां पे सीपीएम में जो मेन फोकस था वो किस पर था, कॉस्ट पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो सीपीएम में यहाँ पे जो मेन फोकस था वो किस पर था, कॉस्ट पर था, लेकिन वहीं पे जो पर्ट है, पर्ट में मेन फोकस होगा हमारा टाइम पर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू क्लियरली आइडेंटिफाइबल एक्टिविटीज। तो पार्ट में भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज में, डिफरेंट एक्टिविटी, या जो प्रोजेक्ट है उसको हम एक्टिविटीज में क्या करेंगे, उसको ब्रोक करेंगे। नेटवर्क डायग्राम इज कंस्ट्रक्टिंग, और एक हम नेटवर्क बना देंगे, एक डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, शोविंग द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज विद द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट। भी हमने कैसे नेटवर्क बना दिया, उसमें हमने एक्टिविटीज दिखाई, और हमने बताया कि भी ये जो प्रोजेक्ट है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है 3 टाइम्स एस्टिमेट आर मेड। इसमें हमारा पर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, 3 टाइम एस्टिमेट हम इसमें लेके चलते हैं। ठीक है, 3 टाइम एस्टिमेट हमारे आर मेड फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें 3 टाइम एस्टिमेट हम लेके चलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और नॉर्मल टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और नॉर्मल टाइम। तो 3 टाइम एस्टिमेट लेके चलिए। कहने का मतलब क्या कि भी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो भी हम 3 टाइम लेके चले, एक तो ऑप्टिमिस्टिक, एक पेसिमिस्टिक, एक नॉर्मल। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या कि भी हाँ हमने शॉर्ट टाइम में उस काम को कर लिया। ठीक है, और पेसिमिस्टिक का क्या है भाई, हमने उसमें ज्यादा टाइम लगाया, लॉन्गर टाइम।
और नॉर्मल का क्या भी ठीक है, नॉर्मल है, लाइकली टाइम जो लगना था जो सोच के चले थे, तो ये ठीक है। तो ये थी आपकी दो नेटवर्क एनालिसिस की नेटवर्क टेक्निक, दो बेसिकली टेक्निक थी, पर्ट और सीपीएम। तो मेन इसमें याद रख लेना, सीपीएम का फोकस रहेगा कॉस्ट पे, पर्ट का रहेगा टाइम पे, और मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट टेक्निक मैंने आपको करा दी। और जो एक दो है वो देख लेना आप लोग, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक है, अगर यहाँ पे मैं आपकी एक EOQ भी है, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी देख लो। एक ये और बता देती हूँ मैं, EOQ, फॉर्मूला भी कई बार आता है EOQ का, EOQ। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखना ये टेक्निक क्या बोलती है, दिस इज वन ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। ये बेसिकली क्या है, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का मेथड है, यूज टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। तो यहाँ पे बेसिकली इस टेक्निक की हेल्प से हम ये डिसीजन लेते हैं कि भी जो हमें इन्वेंट्री हमें ऑर्डर करना है ना, वो कितना हम ऑर्डर करें, उसका साइज क्या रहेगा, so that the cost of carrying the inventory and cost of ordering the inventory are equalized। भी हमें एक ऐसा ऑर्डर करना है यहाँ पे इन्वेंट्री का कि भाई हमारी जो ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है और फिर वो इन्वेंट्री जो आएगी उसको कैरी करने की कॉस्ट है, वो हम मिनिमाइज कर सके, या उसको हम क्या कर सके, इक्वलाइज कर सके। ऑर्डर कॉस्ट का मतलब क्या, भी अगर मैं ऑर्डर दूंगी कि भी मुझे इतनी इन्वेंट्री चाहिए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, जैसे भी एक ऑर्डर की इतनी कॉस्ट है, ठीक है। ऐसे कैरिंग, फिर मैं उसको लेके आऊंगी तो उसको मैं वेयर हाउस में भर के रखूंगी, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्री है उसको कैरी करने की भी कॉस्ट आएगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में बेसिकली हम फाइंड आउट करते हैं साइज ऑफ द क्वांटिटी का जो कि हमें ऑर्डर करना है, और हमें इस तरह से साइज ऑर्डर करना है कि जो कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द इन्वेंट्री आर इक्वलाइज्ड हम कर सके, और इसी को फिर हम बोलते हैं ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमम क्वांटिटी हम ऑर्डर यहाँ पे करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम दो कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को, ये बात याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद एक आपकी जस्ट इन टाइम भी टेक्निक है, जस्ट इन टाइम, जिट हम जिसको बोलते हैं, GIT, जस्ट इन टाइम, ठीक है। जस्ट इन टाइम टेक्निक बेसिकली ये एक जापानीज आपका कंसेप्ट है जो कि मिड 1970 में डेवलप हुआ था, मिड 1970 में, और ये आपका कंसेप्ट है जापानीज है, ठीक है, ठीक है। जापानीज आपका ये क्या है, कंसेप्ट है। ये क्या पता इधर से क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, इसलिए मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है ना, देख के मैं देख रही हूँ भी कौन सी लाइन आपको बताऊं, क्योंकि वैसे तो ये बहुत डिटेल में भी है, लेकिन इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका, ये भी बेसिकली किससे रिलेटेड, आपका इन्वेंट्री से, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री इज ब्रॉट टू द मिनिमम लेवल। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि भी जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है ना इन्वेंट्री में, वो हमें बिल्कुल मिनिमम लेवल पे करनी है, भी कम से कम, एक कहने का मतलब क्या है कि भी कम से कम हम जो इन्वेंट्री है ना उसको रखेंगे। ये बोलता है कि भी जैसे ही जरूरत होगी ना उसको हम तभी बुला लेंगे, ये नहीं है कि भी पहले से अपने पास उसको स्टोर करके रख ले, क्योंकि अगर हमने बहुत सारी इन्वेंट्री है वो बना लिया और अगर ऑर्डर नहीं आया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जो उसको कैरी करने की कॉस्ट है वो हमारी बढ़ती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जस्ट इन टाइम जो टेक्निक है ये बोलते हैं कि भी जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो हमें कम करनी है, उसको हमें कम कर रखना है, ठीक है। दिस मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। अच्छा, ये बेसिकली जो जिट है आपका जस्ट इन टाइम है, ये आपका कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल होगा, स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट, ठीक है। जहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोजेक्ट अगर हमारे बनते हैं वहां पे जैसे ही कोई आया और उसने बोला कि भी ऐसे मेरे को सामान चाहिए है, तो ये बोलता है कि भी जैसे आपके पास जैसे ही ऑर्डर आए ना, भी किसी ने ऑर्डर दे दिया कि भी मेरे को सोफा सेट बनवाना है, तो फिर तब आप आगे जाके उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसको ऑर्डर करो। तो जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है वहां पे आपका बेसिकली क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एक और इसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक और इसके अंदर हमारी एक टेक्निक और है
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए ये टेक्निक है ना, अगर इनको डिटेल में करें तो और ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रहा है स्टेट के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों के पास टाइम है कर सकते हो तो भी डिटेल में और डिटेल में आप कर लेना। तो नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM भी हम इसको बोलते हैं। जो TQM कंसेप्ट है ये किसने दिया था, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, TQM, मतलब कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले ये कंसेप्ट याद रख लेना, गिवन बाय, ठीक है, तो उसका ऑथर का नाम तो किसने दिया है, ये दिया गया था आपका डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग, ठीक है, डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग। तो क्या पता यहाँ इसी क्वेश्चन आ जाए कि भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट है ये किसने दिया था, ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग के द्वारा आपका ये कंसेप्ट है दिया गया था। अब देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम करेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड में लिख रही ना ये बिल्कुल आपके ना ये लगा रहे MCQ में आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो इसका जो फोकस रहता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फोकस किस पे रहेगा, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो इसमें आपको क्या करना, कॉन्टिन्यूसली आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो करते रहना है, कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन आया ना भाई तो इन आपका 99% चांसेस है इन दो वर्ड में से आएगा, या तो आ जाएगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये किसने दिया, तो आप बता दोगे डेमिंग ने दिया, ठीक है, या फिर आ जाएगा कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात किस टेक्निक में की गई है, तो कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की गई है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल क्रक्स है ना, या वो मैं आपको यहाँ पे करा दूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट है एक, इसमें 6 सिग्मा टेक्निक भी है। जो 6 सिग्मा टेक्निक है ना ये बोलती है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगी वो बोलते हैं कि 99.9996% आपका क्या रहेगी, एक्यूरेसी आएगी। और 6 सिग्मा में यहाँ पे डिफेक्ट की जो बात की है ना वो सिर्फ 3.4 डिफेक्ट की बात की है, ठीक है, इतना याद रख लेना। और जो 6 सिग्मा है ये फर्स्ट आपका यूज किया गया था मोटरोला एंड जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा 1980 में, ठीक है, लिख लो किसी को लिखना हो तो। 6 सिग्मा है वो मोटरोला एंड जनरल इलेक्ट्रिक, मैंने बात की 6 सिग्मा। वैसे तो मैं बता रही ना अभी मेरे सामने जो रखी है ना बहुत सारी टेक्निक है, 6 सिग्मा टेक्निक, ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। तो सारी तो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है वो करा रही हूँ। तो ये मोटरोला एंड जनरल इलेक्ट्रिक, मोटरोला एंड जनरल इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं GE, इसके द्वारा ये जो 6 सिग्मा टेक्निक है फर्स्ट सबसे पहले यूज की गई थी 1980 के दौरान, ठीक है, 1980। इसमें क्या कहा है, इसमें बिल्कुल 99.9996% एक्यूरेसी की बात की गई है, प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्यूरेसी की बात की गई, एक्यूरेसी। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो डिफेक्ट की बात हुई है 3.4, ठीक है, ये 3.4 भी क्या है, 3 डिफेक्ट्स पर मिलियन यूनिट से 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन यूनिट। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको अगर क्वेश्चन आ भी गया तो, ठीक है। अच्छा एक और है थोड़ा सा, ये भी मेरे को इम्पोर्टेंट है लग रहा है, आपका क्वालिटी सर्कल। एक और ये देखिए क्वालिटी सर्कल भी बेसिकली क्या है, आपकी एक टेक्निक है क्वालिटी सर्कल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, 6 से 12 पर्सन का ग्रुप होगा यहाँ पे, बेसिकली 6 से 12 लोग होंगे मिलकर यहाँ पे एम्प्लॉइज होंगे, ठीक है। तो क्वालिटी सर्कल हमारे क्या एक ग्रुप होगा 6 to 12 पीपल का, हु मीट रेगुलरली, जो रेगुलरली भी मिलते रहते हैं, और वर्क एरिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो फिर उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कॉन्टिन्यूसली बेस पर आपका जैसे हर हफ्ते में एक मीटिंग रख ली और 6 से 12 लोग हैं मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बना लिया,
हर हफ्ते मीटिंग रख ली और देख ली कि भाई हाँ वर्क प्लेस पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको ढूंढना। इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल। ठीक है, तो ये सर्कल, अगर क्वालिटी सर्कल की बात करती हूँ तो जनरली रिकमेंड द सॉल्यूशन फॉर द क्वालिटी, तो भी क्वालिटी पे इनका फोकस रहेगा, एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम पर। ठीक है, उसके बाद है एक आपका बेंच मार्किंग। तो बेंच मार्किंग का आपको पता ही है कि भाई हम बेंच यहाँ पे जैसे बेंच मार्किंग में हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें लिख लो, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था मिस्टर जीरोक्स के द्वारा। ठीक है, बेंच मार्किंग जो कंसेप्ट है ये आपका किसने ये कंसेप्ट दिया था, जीरोक्स से। कब दिया था, इन आपका है 79। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा बेसिकली क्या होगा, इसमें कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द प्रोडक्ट सर्विस एंड द प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द टफेस्ट कॉम्पिटिटर और दोज कंपनीज रिकॉग्नाइज्ड एट द इंडस्ट्री लीडर। तो इसमें बेंचमार्क हम फिक्स करते, कैसे करते बेंचमार्क, किसी को जैसे कोई टॉप पे कोई इंडस्ट्री कोई कंपनी है तो भी वो हमने बेंचमार्क फिक्स कर लिया कि भाई हमें वहां तक पहुंचना। ठीक है, उस तक हमें जाना। तो यहाँ पे हम फिर कॉन्टिन्यूअसली हम हमारा जो प्रोडक्ट है सर्विस है, तो जो भी हमारा टफेस्ट कॉम्पिटिटर होगा या कोई भी कंपनीज है जो कि उसको इंडस्ट्री लीडर जिसको बनाया गया है, तो उसके अगेंस्ट हम अपनी जो प्रोसेस कंटिन्यूअस से हम क्या करेंगे, मेजर करते रहेंगे कि भैया हमारा प्रोडक्ट सर्विस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो इम्प्रूवमेंट है वो करते रहेंगे। भैया अब उस बंदे तक पहुंचना तो फिर हमें इम्प्रूवमेंट भी तो करते रहना पड़ेगा, तो वही आपका बेंचमार्किंग कहलाएगा। बस एक और लास्ट मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, इसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन एक आपका, क्योंकि मैंने बताया ना भी बहुत सारी टेक्निक है। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, ठीक है, बस ये बता रही हूँ किसने आपका दिया था, डेवलप्ड बाय द स्टर्न स्टीवर्ट। ये कंसेप्ट आपका स्टर्न स्टीवर्ट ने दिया था। ठीक है, ये याद करना, स्टीवर्ट। अच्छा, एक आपका एमबीओ है, ये अपने आप से करना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्शन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सॉरी। ठीक है, एमबीओ देख लेना। एक आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, वो देख लेना, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमने जो हमारा ये डायरेक्टिंग है ना, ये मैंने आपको करा दिया है। इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल भी हमने देख लिया, सुपरविजन देख लिया, कम्युनिकेशन देख लिया, कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग टेक्निक, मोटिवेशन लीडरशिप मैंने नहीं कराया, तो मेरी पुरानी वीडियोज है वो देख लेना, नहीं मिले तो मेरे को बताना, फिर देख लेंगे। अब हमारा पार्ट ए में बचा है बिजनेस, फाइनेंस और मार्केटिंग एंड द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो इनको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी बच्चे लाइक करना, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं ना भी सभी लाइक करना। और आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है ही, वहाँ पे अपना डाउट है वो पूछिए। और इसी के साथ ही अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो भाई उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट जरूर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।